नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान होना है, चुनाव प्रचार जोरों पर है, लेकिन सियासी महारथियों के बयानों से सियासी सरगर्मी, सियासी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। कभी सीएम योगी भारी पड़ते हैं तो कभी अखिलेश यादव भारी पड़ रहे हैं, कभी अमित शाह की तरफ से कोई बयान आ जाता तो कभी पीएम नरेंद्र मोदी बयान देते हैं तो कभी प्रियंका गांधी, कभी पंजाब के सीएम चन्नी की तरफ से बयान आ जाता। लेकिन एक बात तय है, इन बयानबाजी से जो बयान एक के बाद एक अलग अलग पार्टियों के नेताओं और बड़े महारथियों की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्या इससे उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण बदल जाएंगे? क्या जनता को साधना आसान हो जाएगा इन बयानों के जरिए? चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे, महाबहस करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। यूपी चुनाव में बयानों पर छिड़ा महासंग्राम। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, सीएम चन्नी के बयान पर पीएम मोदी का प्रहार। क्या बयानों से यूपी चुनाव में बदलेंगे समीकरण? यूपी चुनाव की तपिश बढ़ती जा रही है। तपिश इतनी कि कौन क्या कह रहा उसका पूरा हिसाब दूसरी पार्टियां रख रही हैं। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव पलटवार करते हैं तो अखिलेश यादव के बयान पर अमित शाह, पीएम मोदी और सीएम योगी एक साथ टूट पड़ते हैं। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 7वें चरण आते आते तक बीजेपी के बूथ पर भूत नाचेंगे। वहीं अमित शाह का दावा है कि यूपी में बीजेपी सभी का सुपड़ा साफ कर देगी। ये जोश और उत्साह इसलिए दिखाई दे रहा है कि लोग और हमारे सभी लोग जान गए हैं कि पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों ने शतक मार लिया है। ये तीसरा और चौथा चरण जब हो जाएगा, चौथे चरण के बाद ही समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी और 7वें चरण तक आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर सन्नाटा छा जाएगा और भूत नाचेंगे भूत। आप चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में 300 से ज्यादा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, चाहते हैं क्या? जोर से बोलो, चाहते हैं क्या? भाई और वाले बोले चाहते हैं क्या? कहीं तो 300 सीट जितनी पड़ेगी ना, मैं आपको एक आइडिया बताता हूं। बोलो, 300 सीट जीतने की जरूरत नहीं है। 300 सीट का काम एक ही सीट से हो सकता है। समझ रहे? अरे कड़ाही में कमल खिला दो, पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो। यूपी में चुनावी प्रचार चरम पर है। बयानों के जरिए जनता को साधने पार्टियां लगी हैं। किसी को फायदा हो रहा है तो किसी को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। पंजाब के सीएम चन्नी के बिहार यूपी के लोगों के लिए अपमानजनक बयान और फिर प्रियंका गांधी के हंसी पर यूपी में कांग्रेस पार्टी जैसे फंसती दिख रही है। वहीं सीएम योगी अपनी सरकार के कामकाज को जनता तक तो पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही सरकार बनने पर तमाम वादे पूरा करने का भरोसा भी दे रहे हैं। बिहार दे दिल्ली दे भैया आगे राज करते 2014 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ 73 सीटों पर माननीय से अमित शाह जी की रणनीति के तहत जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था, भारी सफलता प्राप्त की। 2017 में भी सफलता का एक क्रम चलता रहा। 2019 में तो
मात्र निषाद पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी थी। और उस समय दुनिया का सबसे बड़ा गठबंधन बुआ और बबुआ का गठबंधन भी बन गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के गठबंधन ने इस महागठबंधन को पूरी तरह ध्वस्त करके उत्तर प्रदेश में पुनः माननीय श्री अमित शाह जी की रणनीति के तहत भारी बहुमत प्राप्त किया था। 2014 से लेकर के अब तक जो कहा सो करके दिखा दिया। कौन ऐसा भारतीय होगा जो भारत की सुरक्षा के प्रति जागरूक न होगा? कश्मीर में धारा 370 भी हट गई है। आतंकवाद की सबसे बड़ी जड़ थी देश के अंदर, आज धारा 370 समाप्त। यूपी में कौन जीतेगा, कौन बनेगा यूपी का बादशाह, कहना फिलहाल आसान नहीं है, लेकिन महारथियों के बयानों से यूपी चुनाव की तपिश में तेजी बढ़ती जा रही है। तो क्या बयानों से यूपी चुनाव के समीकरण बदलेंगे? भले ही जनता सभी की बात सुन रही है, लेकिन जनता को ही पता है जाति धर्म सब अपनी जगह, विकास अपनी जगह है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो हाँ, जनता सब कुछ देख तो रही है, लेकिन जो दावे किए जाते हैं कि जनता विकास पर, विकास के मॉडल पर वोट करती है, कभी कभी ये दावे राजनीतिक पार्टियों की तरफ से फेल भी हो जाते हैं। वैसे अमूमन अगर टिकट देने की बात करें तो जाति ढूंढी जाती है, धर्म ढूंढे जाते हैं और उसके बाद बड़े बड़े राजनीतिक सिद्धांतों की बात होती है। लेकिन चुनाव प्रचार में जो बयान दिए जा रहे हैं, इन बयानों के बाद ऐसा लग रहा है कि सभी पार्टियों को अब लगने लगा है कि एक दूसरे को काट करके जनता को आसानी से साधा जा सकता है। कई मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दीपक बघेल जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। दीपक बघेल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। प्रदीप सिंह जी इस वक्त हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। योगेश मिश्रा इस वक्त हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। योगेश जी, आपका स्वागत है। दयाराम भार्गव जी हैं, प्रवक्ता सुभाषपा के। दयाराम भार्गव जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले और भी एक दो मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ। दीपक बघेल जी के पास आते हैं। दीपक बघेल जी, एक बात बताएं, खूब बयानबाजी हो रही है, पीएम मोदी उधर कुछ और कह रहे हैं, फिर सीएम योगी और भी उससे बेहतर बयान दे रहे हैं, फिर अमित शाह भी कह रहे हैं कि सबका सुपड़ा साफ कर देंगे, और उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 7वें चरण तक बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेगा। थोड़ा सा बताइए सर, ये बयानबाजी चुनाव प्रचार के दरमियान बस जनता को साधने के लिए है, इन बयानों में किस तरह का कोई दम दिख रहा है? देखिए गौरी शंकर जी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि माफियावादी और परिवारवादी पार्टी इतने बड़े बड़े दावे किस आधार पर कर लेती है। जिस प्रकार से महिलाओं का, नौजवानों का और किसानों का शोषण हुआ था समाजवादी पार्टी के 12 से लेकर 17 के कार्यकाल में, वो किसी से छुपा नहीं है। इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद आकर बयान देते हैं कि लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है। वो ना बनाए हुए उन बच्चियों को देखते हैं, ना बुलंदशहर हाईवे वाले दुराचार वाली में अपने लड़कों उनको देखते हैं। तो ये सारी चीजें समाजवादी पार्टी और परिवारवादी पार्टी के लोगों के द्वारा से लगातार की जा रही है, चाहे गुंडाई हो, बलवाई हो, ये सारी चीजें लगातार कर रहे हैं। और उसमें देखिए सबसे बड़ी बात आज निकल कर आती है करेल के अंदर, वहां पर चुनाव लड़े जो समाजवादी पार्टी के सामने एसपी सिंह बघेल जी, उनके काफिले पर हमला होता है। हमारी राज्यसभा सांसद गीता शास्त्री जी के काफिले पर हमला होता है। तो ये दिखाता है कि ये मूल चरित्र में वापस लौट कर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। तो जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रही है कि जो 2012 से 17 का जो समय जनता ने उत्तर प्रदेश की में देखा था, और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने 17 से लेकर 22 तक में जो परिवर्तन किया, तो आज जनता उन दोनों में तुलना कर रही है और उसमें देख रही है कि अगर रोजगार के मामले हो तो ये भी, तो इतने भारी बयान देने की क्या जरूरत है? गौरी शंकर जी, यही तो लगातार समाजवादी पार्टी डराने का, धमकाने का काम कर रही है, और जिससे कि उत्तर प्रदेश के लोगों में भय व्याप्त। आप लोग तो डरा रहे हैं सर। आपके एक नेता हैं राम सेवक, है ना, राम सेवक जी एक नेता हैं, बाकायदा किसी के चुनाव प्रचार में गए थे, उनके मुंह से निकल गया जानबूझ के, उन्होंने कहा दंगा हो, फसाद हो, चाहे जैसे हो, बीजेपी का हमारा उम्मीदवार जीतना चाहिए। ये तो आपकी पार्टी के विधायक नेता की तरफ से कहा गया, और कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, ठीक ठाक नेता है ना बीजेपी के वो।
देखिए महारथियों का बयान ठीक है, सधा हुआ बयान होता है, लेकिन ये जो बयान है, इस तरह के बयान पर बीजेपी क्यों नहीं अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है? फिर आप समाजवादी पार्टी या बीएसपी या कांग्रेस पर कैसे प्रहार कर पाओगे? जब खुद ही आपकी चीजें खुद ही कमजोर रहेगी बयानों के मसले पर, तो दूसरी पार्टियों पर कैसे प्रहार करोगे आप? देखिए गौरी शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपराधियों पर लगाम लगाई है, चाहे उनकी संपत्ति जब्त करना हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध का और सुशासन का एक राज्य कायम करना हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इस प्रकार का जो भी बयान जो देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उन लोगों से सरोकार नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, हम सुशासन के ऊपर जा रहे हैं, हम विकास के ऊपर जा रहे हैं। और इन लोगों को भी इस प्रकार के बयान देखिए, आप देखिए एसटी साहब बयान देते हैं, इनके आदिल चौधरी देश को तोड़ने का बयान देते हैं, देखने की बात करते हैं, एसटी लगातार इस प्रकार से करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी का एक बयान और आया कि 7वें चरण तक बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं वो। देखिए आज जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का जो सुपड़ा साफ हो रहा है, ये उससे डर रहे हैं। मैं वही बात बता रहा हूँ आपको, इसके लिए लोगों के अंदर भय व्याप्त कराया जा रहा है, और उस भय द्वंद का जो इस्तेमाल करना चाहती है वो समाजवादी पार्टी करना चाहती है, बूथ से लेकर लोगों के बीच में भय इस प्रकार से व्याप्त कर दें कि वो लोग वोट। चलिए ठीक है बघेल साहब, समझ गए, ठीक है। देखिए बयानबाजी, अलग अलग तरह की बयानबाजी होती है, बयानबाजी होनी भी चाहिए। पता चलता है कि किस पार्टी का राजनीतिक चरित्र चुनाव प्रचार के दरमियान क्या है, बहुत सारी चीज़ें पता भी चलती हैं। योगेश जी इस वक्त हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के नेता। योगेश जी एक बात बताएं, करहल में क्या आप लोग फंसते दिख रहे हैं? मुलायम सिंह यादव को बुलाना पड़ गया, बाकायदा, है ना, बेचारे भूल भी गए, कान में किसी ने कहा कि ज़रा बोल दीजिए कि वोट दे दीजिएगा, उनको अपील करना पड़ा कि वोट कर दीजिएगा। फिर वहीं से उससे पहले अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया कि 7वें चरण तक बीजेपी के बूथ पर भूत नाचेंगे, और हम लोग 2 ही चरण में जीत चुके हैं, 100 सीट आ चुका है हम लोग के पास, 2 चरण और होगा तो समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। ऐसा नहीं लगता है सर, चुनाव है, कुछ बोलना है, कुछ बड़ी बात करनी है, कुछ ही बोलते रहो, जनता को जैसे समझना है समझते रहे, कोई खास गंभीरता नहीं दिखती है दरअसल। बताइए योगेश जी। आदरणीय गौरी शंकर जी, ये जहाँ शुरुआत हुई वहां पे मैं बताना चाहूंगा कि पहले जो 2 चरण के चुनाव बीते हैं उसको देखते हुए, और ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जो चुनाव होता है जनता के द्वारा और जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। इस उत्तर प्रदेश की जनता को ये निर्णय लेना है कि उनका विधायक कौन होगा, उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। हमने उत्तर प्रदेश की जनता ने 2012 में पूर्ण बहुमत से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री चुना था, लेकिन 5 साल में कोई ऐसा प्रभाव छोड़ पाने में असक्षम रहे हैं। तो जनता अपना मूड बना चुकी है। प्रथम 2 चरण में साफ देखने को मिला, मीडिया पैनल के द्वारा। ये सब रहने दीजिए, जनता ने क्या मूड बनाया है दिखिए ना, तो हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर है ना ही कोई। एक मिनट सुनिए ना भाई साहब, ना तो आपके पास कोई दिव्य ज्ञान है, ना हमारे पास कोई ब्रह्म ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है कि पता चल जाए कि जनता ने किसको वोट किया 2 चरण में। सरकार बनने वाली है, तो हमारा जो है, हमने बस ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, समाजवादी पार्टी के विचार पे चल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ है, और जनता मूड बना चुकी है कि 10 मार्च को मुख्यमंत्री का चेहरा अगर आएगा, जो निर्णय आएगा वो अखिलेश यादव जी के पक्ष में आएगा। क्यों इतना कॉन्फिडेंट क्यों लग रहे हैं आप योगेश जी? मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? आपके पास जा रही है ना? हाँ ठीक है। अच्छा योगेश जी, आप लोग इतना कॉन्फिडेंट क्यों लग रहे हैं कि आप ही लोग 2 चरण में बस आप ही लोग को 100 सीट मिल जाएगा, बाकी बीजेपी के पास कुछ नहीं, बीएसपी के पास कुछ नहीं, कांग्रेस के पास कुछ नहीं आएगा? जनता का रुझान है, जनता का रुझान हमारे साथ है। जनता अपना मूड बना चुकी है और जनता अपना मन बना चुकी है। और दूसरी चीज जो रह गई करहल की बात, तो क्या सर कोई जड़ी बूटी खा रहे हैं क्या आजकल योगेश जी? कोई दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई? नहीं गौरी शंकर जी, ऐसा नहीं है। और जनता, हम जनता के बीच में है ना, हम लोग भी बताइए योगेश जी, कुछ जड़ी बूटी हो ताकि पता चल जाए। दिव्य ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान तो बड़ा जरूरी है ना। दयाराम भार्गव जी जरूर खाते होंगे। मुद्दा बनाते, आप माफिया के मामले में फेल हो जाते हैं। आपके लिए माफिया मुख्तार अंसारी तो हो सकता है, लेकिन वही ब्रजेश सिंह आपको आप एमएलसी बना के जो है उसको सम्मान देने का काम करे। अतीक अहमद के घर पे बुलडोजर चल सकता है, लेकिन सांसद धनंजय सिंह जो है क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। विजय मिश्रा जेल में हो सकते हैं। तो आप लोग सर बुलडोजर से इतना क्यों डरते हो योगेश जी? बुलडोजर से इतना क्यों डरते हो कि बुलडोजर बाबा ही कहने लगे आप लोग सीएम योगी आदित्यनाथ को? टेनी साहब के लड़के ने किसानों पे वो चढ़ा दी, उनका रास्ता भूल गया घर का, और हमारे एक निर्दोष कार्यकर्ता ने एक प्रस्तावक बन गया, उसके घर पे जैसे बाबा जी का बुलडोजर चढ़ गया।
मोनू दुबे के घर। हाँ। तो ये कहाँ का न्याय है? दोगला जो डबल स्टैंडर्ड जो है माफियाओं को लेके, माफियाओं में अगर आपके एक विशेष जाति शब्द लिखा है ठाकुर, तो आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार सबके साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर जाति हर धर्म के साथ, हर सम्मान, मतलब समाज के साथ आपको खड़ी है। आपको तो आपको समाज तकलीफ इतना हो रही है, समझता है आपको कि योगेश जी हम जो तकलीफ है हो रही है कि आजम पार्टी को बनाएंगे और समाजवादी सुनिए भाई पार्टी साहब, की सुनने की भी आदत डाली योगेश जी। आपको तकलीफ हो रही है कि आजम खान पर बुलडोजर चलाया गया, आपको तकलीफ हो रही है आप अतीक अहमद पर बुलडोजर चलाया गया, मुख्तार अंसारी पर बुलडोजर चलाया गया, तकलीफ हो रही है क्या आप लोगों को? हमें तकलीफ नहीं हो रही है, हमें सिर्फ ये हो रहा है कि आप जो है आपसे उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय की उम्मीद है। आप जो भी फैसला लीजिए, समान, आप दो आंख करके मत देखिए किसी को। चलिए ठीक है, हमारा चलिए ठीक बस ये है। कहना है कि अगर अच्छा, अगर आप लोग इतना आश्वस्त हैं कि हम लोग जीत रहे हैं, अपराध करते तो हम भी, अगर आप लोग इतने ही आश्वस्त हैं कि जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी जीत रही है, तो फिर बयानों के जरिए जताने की कोशिश क्यों हो रही है? ये ऐसा लगता है कि कोई घबराहट में फंसी हुई पार्टी है, घबरा रहे हैं और कहा जाता है। सुनिए भाई साहब, सुनिए बचपन में, सुनिए भाई साहब, बचपन में क्या होता था ना, बचपन में जब डर लगता था, आपको भी पता होगा, शायद हम लोग सब एक ही उम्र के हैं, बचपन में जब डर लगता था तो दोस्त साथी या घर परिवार के लोग कहते थे कि हनुमान जी का है ना चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, डर खत्म हो जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव को डर लग रहा है इसलिए उनको सलाह दिया गया हो कि कुछ अच्छा बयान देते रहो, कुछ बोलते रहो, कुछ शोर मचाते रहो, थोड़ा डर खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना योगेश जी? हनुमान जी के रूप में, जनता के रूप में हनुमान जी हमारे साथ। चलिए मैं आ रहा हूँ, सुभाषपा के प्रवक्ता दयाराम भार्गव जी के पास आ रहे हैं। भार्गव जी ठीक है, अखिलेश यादव जीते या फिर ओम प्रकाश राजभर जीते, एक ही बात है। आप लोग अखिलेश यादव की पार्टी की जो विचारधारा है, पता नहीं, विचारधारा को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा बहुत कुछ परिवर्तित होती विचारधारा दरअसल है। समाजवाद तो कहते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें बदल रही है। विचारधारा ठीक है लेकिन राजनीतिक विचारधारा एक विचारधारा पे काम कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी की तरफ से उचित स्थान दिया गया, सही स्थान दिया गया, सही जगह दिया गया? आप लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में अगर बेहतर जीत होती है तो हम लोग उनके साथ हमेशा हैं? क्योंकि आप लोगों के साथ दिक्कत रही है सर कि पार्टी किसी के साथ गठबंधन कर लेते हो, सरकार में आ जाते हो और 2 ही महीने के बाद इतना तंग करने लगते हो उस पार्टी को कि पार्टी को मजबूरन आप लोगों को बाहर निकालना पड़ता है। और कुछ कहना गौरी भाई आपको? बर हो गया सर, बोलिए। बीच में बोलिएगा नहीं, मुझे कहने दीजिएगा। बोलिए, फर्स्ट राउंड नहीं बोलेंगे, बोलिए। राजभर को सम्मान जो है समाजवादी पार्टी अखिलेश ने दिया कि नहीं दिया, मैं आपको समझाता हूँ। सम्मान कैसे मिलता है? सम्मान ये नहीं मिलता कि बैठा करके गुलाम बना लिया जाए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में सांसद विधायक मंत्री बने हुए हैं। कोरोना काल में लोगों की जान निकल जाती है, पीपी किट से लेकर के आप देख लीजिए, ना तो ऑक्सीजन दे पाया, ना हॉस्पिटल में डॉक्टर मिल पाए, ना हॉस्पिटल खुल पाया, न वेंटिलेटर मिल पाया, न दवाई मिल पाया, न इंजेक्शन मिल पाया। लोग हॉस्पिटल के सामने मरे, रोड पे मरे, बगैर मरे। और लाशों का अंबार जो कोरोना काल में लगा, नदियों को 27 जिले नदियों किनारे पड़ते गंगा घाट का, वहाँ राम नाम के चादर में किस तरह लोग की लाशें पड़ी थी, उस पर देख करके गौरी भाई आपको शर्म नहीं आई कभी कि हमारे देश का हिंदू धर्म में जो है 7 बजे के बाद एक मिनट दयाराम भार्गव जी, मुझे अगर आप मुझे इंडिकेट करें मुझे शर्म नहीं आई तो थोड़ा लैंग्वेज आप सही कर लो दयाराम भार्गव जी। मैंने आपको नहीं कहा, तो आप मुझे लगा आप मुझे बोल रहे हैं, बीजेपी को कहा। हाँ ठीक है, मैंने आपको नहीं कहा। तब ठीक है, कोई दिक्कत भाई नहीं। मैं आपके माध्यम से बीजेपी को कह रहा हूँ। हाँ ठीक मैं है, तो आप ही का नाम लूंगा ना भाई। हाँ भाई डिबेट में आप बैठे हैं, आप सुनवा रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से उनको दे रहा हूँ। नहीं, मुझे लगा आप मुझे बोल रहे हो तो मैं इसलिए मैं टोक दिया कि मुझे क्यों बोल रहे हो भाई, मुझे क्यों शर्म आई? कहने दीजिए। हाँ ठीक है। दूसरी बात, आपने कहा कि समाजवादी में अखिलेश यादव ने जो है ओम प्रकाश राजभर को सम्मान दिया कि नहीं दिया, सम्मान दिया कि नहीं दिया? मैं बताता हूँ। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में 18 महीने के सरकार में थे। आपने कहा आप लोग वो लोग हो कि क्या नाम है उसमें बार्गेनिंग करना शुरू कर देते हो। किस बात की बार्गेनिंग थी? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात जो है बघेल साहब बोलेंगे इसके बाद बढ़िया से क्या मांगते हैं आप लोग? मुख्यमंत्री ने किया क्या? उन्होंने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू किया? गृह मंत्री प्रधानमंत्री ने कहा कि राजभर जी 2019 में जो लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर देंगे, नहीं किया। दूसरी बात हुआ था
कि गरीबों का इलाज उत्तर प्रदेश में फ्री होगा, नहीं किया। इन्होंने कहा था भारतीय जनता हो तो रहा है, गरीबों का इलाज फ्री तो होता है। पहले सुन तो लीजिए आप, पहले सुन तो लीजिए आप। हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं, हमको जवाब चाहिए। उत्तर प्रदेश में कहा गया था राजभर जी हमारी सरकार बनवा दीजिए, हम जो है क्या नाम है उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना करा कर दिखा देंगे। इस देश में जानवरों की गणना है, लकड़ी की गणना है, पेड़ पौधे की गणना है, हर चीज की गणना है, तो जातियों की गणना क्यों नहीं? जब जातियों की तहसील में जात के नाम पे ठप्पा लगाकर तहसीलदार जात बताता कि ये फला जात का है, ये फला जात का है, तो वहां जब ठप्पा लगता है। अच्छा एक बात बताइए दयाराम भार्गव जी, दयाराम भार्गव जी, आपकी पार्टी किसी खास जाति के लिए राजनीति करती है या पूरे उत्तर प्रदेश के लिए करती है? मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। 52% जो पिछड़ों की आबादी है, वो देश क्या नाम है 1931 में जब जनगणना हुआ था तो 52% था। आज हम 2022 में है, 75 साल हम मना रहे हैं, क्यों नहीं जातियों का जनगणना हुआ? और दूसरी बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, जब 1931 में ओबीसी समाज का क्या नाम है 52% आबादी थी, तब से ओबीसी समाज बढ़ा नहीं क्या? दूसरी बात 27% हमें 91-92 में जो मिला। अच्छा सुनिए सुभाष, सुनिए दयाराम भार्गव जी, एक चीज क्लियर कर देता हूं आपको। 2012 के कैबिनेट को थोड़ा सा नजर डालिएगा, डाल के देखिएगा आप। जब अखिलेश यादव का जो कैबिनेट था, पिछड़ों का बेहतरीन प्रतिनिधित्व दिया गया था, लेकिन पिछड़ों के नाम पर एक को छोड़कर के बाकी सभी जो मंत्री थे वो यादव थे। ध्यान रखिएगा। तो जितना है या नहीं जितना है वो मैं नहीं जानता हूँ, क्यों मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास कोई जड़ी बूटी है ना, योगेश जी जैसा कोई जड़ी बूटी या फिर आपकी जैसा कोई जड़ी बूटी मेरे पास नहीं, दिव्य ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर ऐसा आता है थोड़ा ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए पिछड़ों के नाम पे कहीं दयाराम भार्गव जी आपकी पार्टी को कुछ नुकसान ना हो जाए। मैं एक सलाह दे रहा हूं पत्रकार होने के नाते, तो 3-4 महीने जो छटपटाहट होती है ना आप लोगों की, वो छटपटाहट दिखने लगेगी। अरे भाई सुनो भाई, जात के नाम पे विधायक, दांत के नाम पे क्या नाम। चलिए आ रहे हैं प्रदीप जी के पास आ रहे हैं। एक राउंड सबको सर, एक राउंड सर हो गया आपका, हो गया एक ऐसे समय बराबर समय है ना। आप प्रदीप सिंह के पास इस वक्त आ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त। आप प्रदीप जी एक बात बताएं, हो गया दयाराम भार्गव जी, कहां तो आप कह रहे हो कि टोकने मत दो, सबको दीजिए ना टाइम, आपके पास आएंगे ना फिर। आप प्रदीप जी एक बात कहते हैं, कहा कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस से हम शुरू करेंगे। वहां के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया बिहार के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए और दिल्ली के लोगों के लिए, कि इन भाइयों को भगाओ, है ना। और बाकायदा उन्होंने वोट मांगा पंजाबियत के नाम पे। बगल में प्रियंका गांधी खड़ी थी, ताली ठोक ठोक करके स्वागत कर रही थी, हंस रही थी। अब ये मुझे बताइए कि आप लोग अब कैसे चुनाव प्रचार कर रहे हो? उत्तर प्रदेश में आकर के प्रियंका गांधी कैसे कर रही है चुनाव प्रचार? मतलब जब उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली दी जा रही थी तो यही प्रियंका गांधी वहां पर हंस रही थी, ताली ठोक रही थी, और फिर यहां आकर के वोट मांग रही हैं। ये थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड नहीं लगता आपको प्रदीप जी? यहां पर महिलाओं को 40% आरक्षण दे रहे हैं, उत्तराखंड में नहीं दिया, पंजाब में नहीं दिया, बाकी जगहों पर भी नहीं दिया, हर जगह मतलब बयानों में भी डबल स्टैंडर्ड दिखता है आप लोग का। प्रदीप जी कैसे काम चलेगा बताइए जरा। मैंने सही बात लगता है दिल्ली से जब प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश की धरती पर पैदल चलता आता है, मध्य प्रदेश होता हुआ आता है, तो उन्हें राशन नहीं दिया जाता, उन्हें पानी नहीं दिया जाता क्योंकि वो यूपी के लोग हैं। लगता है तमिलनाडु से आ रहे हो, बंगाल से यार शाराना अंदाज में बोल रहे हो प्रदीप जी। लगता है ना। सुनिए मैं भी सुनाता हूँ। लगता है चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम यूपी बिहार के लोगों को गाली देता है। प्रियंका गांधी ताली ठोकती है, हंसती हैं, फिर वही प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आके वोट मांगती है। ये क्या तरीका है बात करने का भाई साहब आपका? ये दिव्य ज्ञान आप छोड़ दीजिए, किसकी सरकार बन रही है, इनसे सवाल करिए। ये बुलंदशहर की चर्चा कर रहे थे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली दिया जाए, आप लोग दांत निकाल करके हंसते रहो, है ना, हंसते रहो, ताली ठोकते रहो, और फिर आकर के दांत निकाल करके फिर आप जो है वोट मांगो, हंसते हो कि वोट दे दीजिए, है ना, वोट दे दीजिए। और शाराना अंदाज में मेरे को सिखा रहे हो। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के लोगों को कहां से भगाया गया पता है आपको? कहां से भगाया जा रहा था उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को? दिल्ली से भगाया गया, पंजाब से भगाया गया, और कहां शरण मिली?
नहीं हमें पूरी बात नहीं करोगे, है ना? आधी अधूरी बात करके सोचोगे निकल जाएंगे। खाली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बात प्रवचन सुनने नहीं आए हैं, उनके विज्ञान को सुनने हम नहीं आए। सुनिए मेरी बात, हम पूछना चाहते हैं बुलंद शहर की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, तो वो फिल्म जो भारत माँ का लाल था, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने जो गोली मारी, उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कोई बात नहीं की। सवाल मैं क्या पूछा सर आपसे? सवाल ये पूछा कि अब आप लोगों को कैसा लगता है चुनाव प्रचार। भाई साहब सुनने की तो आदत डालिए, फिर कहोगे कि मैं ज्यादा बोल रहा हूं। आप लोगों को अब कैसा लगता है? सुनिए कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप जी, सुनिए। मेरी आवाज आ रही है आप तक? मेरी आवाज आ रही है प्रदीप जी? आ रही है ना? तो शाराना अंदाज में थोड़ा बंद कीजिए बोलना और मेरे को क्लियर कट बात कीजिए कि पंजाब में वही प्रियंका गांधी ताली ठोक ठोक करके हंस रही थी जब उत्तर प्रदेश के लोगों को गालियां दी जा रही थी। वो प्रियंका गांधी आकर के वोट मांग रही है उत्तर प्रदेश में। बहुत अच्छा लग रहा है क्या? कैसे मांग रहे हैं आप लोग वोट? कैसे मांग रहे हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश के किसानों को आप देशद्रोही बताने वाली भारतीय जनता पार्टी, आतंकवादी बताने नहीं मांगना चाहिए वोट, नहीं मांगना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड से काम मत कीजिए भाई साहब, है ना? पंजाब में उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली दे रहे हैं और फिर वहां से हंसते हुए आ रहे हैं, ताली ठोक रहे हैं पूरे रास्ते, और उत्तर प्रदेश में घुसने के साथ ही उत्तर प्रदेश की चिंता आपको सताने लगी। और जब वो कहता है दिल्ली नहीं लखनऊ है, जहाँ आओगे तो ठीक कर देंगे, ये भाषा में आप तो क्या बोल रहे हो ना प्रदीप जी, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। आप बस सोच करके आओ कि मुझे उतना ही बोलना है। कांग्रेस का स्टैंड ऐसे रखोगे और कहते हो कि मेरी सरकार बन जाएगी यहाँ उत्तर प्रदेश में। बहुत दिक्कत है भाई साहब। 7 सीट बचाने की कवायद कीजिए थोड़ा सा। राघवेंद्र जी हमारे साथ रह गए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हम राघवेंद्र जी के पास आएंगे, तुरंत हाजिर होते हैं। चले ब्रेक के बाद स्वागत है। खूब भारी बयान दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है 7वें चरण तक बीजेपी के बूथ पर भूत नाचेंगे, कोई कह रहा है एसपी यानी समाजवादी पार्टी में एस का मतलब संपत्ति और पी का मतलब परिवार, कोई कह रहा है कि सुपड़ा साफ हो जाएगा, कोई कह रहा है तमाम तरह के बयान। अगर चन्नी के बयान की बात करें तो बहुत ही शर्मनाक बयान है, और उससे भी बड़ा शर्मनाक बात तो यह है कि प्रियंका गांधी बगल में खड़ी होकर हंस रही हैं, ताली ठोक रही हैं, और फिर उत्तर प्रदेश, जब तक पंजाब में है तब तक उत्तर प्रदेश को कोई गाली भी दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही उत्तर प्रदेश आती है उनकी उत्तर प्रदेश की चिंता सताने लगती है। डबल स्टैंडर्ड है सीधे तौर पर। चलिए इस वक्त हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी इस वक्त हैं लखनऊ से, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र जी एक बात बताएं, ये अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, भारी बयान, नहले पर दहला। ऐसा लग रहा है कि बयानों के जरिए ही जनता को साध लेगी तमाम पार्टियां। लेकिन मुझे थोड़ा सा बताइए, बयानों से क्या राजनीतिक समीकरण को बदला जा सकता है, जनता पर प्रभाव डाला जा सकता है और एक दूसरे की सच्चाई को उजागर किया जा सकता है? क्या जनता इतनी बेवकूफ़ है या वाकई में इसका बहुत फर्क पड़ता है? बताइए राघवेंद्र जी। गौरीशंकर जी, बयानों से और रैलियों में उमड़ी भीड़ से वो वोट में कन्वर्ट नहीं होता है और न ही जनता इन बयानों के पीछे भागती है। जनता 5 साल की नीतियों पे मन बनाई रहती है कि हमें सरकार के साथ जाना है या सरकार के साथ नहीं जाना है। हम सभी प्रवक्ताओं को ध्यान से सुन रहे थे, कोई कोरोना की बात कर रहा था, चन्नी जी के बयान पे प्रदीप सिंह जी जो कांग्रेस के मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा था, नहीं है ना? अरे कोरोना काल में आप कोटा को याद करिए, राजस्थान से छात्रों को गाड़ी भेजकर मंगाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। आप चाहते तो कोटा से लखनऊ पहुंचवा सकते थे, लेकिन नहीं पहुंचाए। ऑक्सीजन की बात हो रही है, वो जब महामारी आई तो आप लोग कहाँ थे? केवल सरकार की जिम्मेदारी थी। ये तो सबकी जिम्मेदारी बनती है महामारी में। सरकार सिस्टम तो जो करना रहता है करता ही है, करती है अपना काम। हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। कोई 18 सीट पे लड़ के 52% आबादी की बात कर रहा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने सबके हैं, बड़े बड़े बयान हैं, बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन जनता सरकार से मिली सुविधाओं के आधार पर तय करती है कि मुझे सरकार के साथ जाना है या सरकार के साथ नहीं जाना। बहुत बढ़िया। बयानों से, रैलियों में उमड़ी भीड़ से एक बात और बताएं। आपकी बात से मैं सहमत हूं। एक बात मुझे और बताएं, ये डबल स्टैंडर्ड पार्टियों की खूब दिख रही है। जैसे मुझे बहुत ही बुरा लगा, पत्रकार होने की हैसियत से मैं बोल रहा हूँ, अभी पत्रकार हैं, आपको ही बुरा लगा होगा कि चन्नी, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी यूपी बिहार के लोगों को और दिल्ली के लोगों को, भाइयों को भगाओ, है ना? अपमानजनक एक तरह से है ना? दिल्ली और बिहार के लोगों के लिए, दिल्ली के और यूपी के लोगों के लिए। प्रियंका गांधी बगल में खड़ी हैं
पूरी बात समझ रही हैं, हंस रही हैं, ताली ठोक रही हैं। जब तक पंजाब में है, उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली दी जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो हंस हंस के दिखा रही हैं। जैसे ही उत्तर प्रदेश आती हैं, चुनाव प्रचार में मग्न हो जाती हैं और उनकी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं हम लोग जीत रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है। कैसा डबल स्टैंडर्ड है, बताइए राघवेंद्र जी। गौरी शंकर जी, देखिए भारत एक राष्ट्र है, राज्यों का समूह है। आप एक राज्य से दूसरे राज्य में इस तरह का पार्टीशन कैसे कर सकते हैं कि यूपी वाला राजस्थान नहीं जा सकता, पंजाब नहीं जा सकता, महाराष्ट्र नहीं जा सकता। ये तो वही बात हो गई कि कोरोना में आपने मुंबई से, दिल्ली से जो जितने भी लोग थे यूपी बिहार के, आपने एक तरह से खदेड़ने का काम किया। आज आप एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर ये कहता हो कि यूपी के, बिहार के, दिल्ली वालों को नहीं आने देना है, तो ये बयान बहुत ही निंदनीय है। यद्यपि चन्नी जी का खंडन आया है कि तोड़ मरोड़ का पेश किया गया, एक वीडियो उनका आया है, सबका आता है ना राघवेंद्र जी, सबका आ जाता है, लेकिन बोल तो दिया ना उन्होंने, कहीं भी शोभा नहीं देती। बोल तो दिया, तो तोड़ मरोड़ करके क्या पेश कर दिया, तोड़ मरोड़ करके। आप जो बोल रहे थे वही तो हम लोग दिखा रहे हैं, तोड़ मरोड़ के क्या तोड़ मरोड़ के होता है ना। ये तो नेताओं का एक पैरामीटर होता है कि कुछ ही बोल दो, और बचने का एक तरीका होता है तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया गया। ये अलग बात है। लेकिन कुछ बातें जो कांग्रेस की तरफ से कही गई, जो बाकायदा प्रदीप जी कह रहे थे, बहुत अच्छे से राघवेंद्र जी ने बता तो दिया कि राजस्थान का भी मसला हुआ था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां से लोगों को बुलाया, पंजाब से लोग भाग करके आ रहे थे, दिल्ली से लोगों को भगाया जा रहा था, सब उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को शरण देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश के जो लोग रहने वाले थे वहां पर आराम से आए, है ना, फ्री राशन वितरण किया जा रहा था। ये सब चीजें तो है ना, ये सब भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। मैं आ रहा हूँ अब, एक मिनट, अब दीपक बघेल जी सवाल पूछता हूँ, इसके बाद काउंटर तब कीजिएगा जब हाथ उठाइएगा, ऐसे मत बोलिएगा बीच में, क्योंकि जनता एक मिनट भाई साहब, प्रदीप जी एक मिनट, ये हमारे इस शो को भारी संख्या में जनता देख रही है, उसको समझ में आनी चाहिए कि क्या बात हो रही है। हमें बुलाया कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, किसी का प्रवचन सुनने के लिए नहीं बुलाया। क्या कह रहे हैं? आपने मुझे बुलाया है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। रखिए ना, कौन मना कर रहा है, रखिए। हाँ रखिए ना, आप काउंटर कीजिए, काउंटर कीजिए ना भाई साहब, शाराना अंदाज मत रखिएगा, बस समझ में चीजों को आए। दीपक बघेल जी एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनाव प्रचार चल रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2 चरण में 100 सीटें आ गई है हमारे पास, अगले 2 चरण में हमारी सरकार मतलब जितनी सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए उतनी सीटें आ जाएंगी। अब थोड़ा सा मुझे देखिए, बीजेपी की रणनीति क्या वाकई में इतनी कमजोर है कि अखिलेश यादव इतना बड़ा दावा कर दें? बताइए। देखिए गौरीशंकर जी, काउंटर कर सकते हैं, लेकिन हाथ उठाइएगा पहले। जी गौरीशंकर जी, अखिलेश यादव जी ने तो दावा ये भी किया था कि उन्होंने बाबा को हाथ दिखाया और बोलते हैं कि 400 सीटें आएंगी। तो क्या आपको लगता है कि 400 सीटें आने वाली है? अखिलेश यादव केवल और केवल झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आज जनता इनकी मूल चरित्र को देख रही है। जिस प्रकार से टिकट वितरण हुआ, उसमें कहीं दंगाइयों को टिकट देने का काम किया, कहीं भगड़ों को टिकट देने का काम किया और देने का काम किया, तो जेल और जेल वाले लोगों को सपोर्ट देने का काम किया, और ऐसे लोगों को भी टिकट देने का काम किया जिनके ऊपर दंगों के आरोप है। तो ये लगातार समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। और जैसे दयाराम भार्गव जी हाथ उठाए, बोलिए दयाराम भार्गव जी पहले हाथ उठाए, दयाराम भार्गव जी को बोलने दिए। बोलिए दयाराम भार्गव जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? संगीत सोम पे जो है दंगों का आरोप नहीं है, संजीव बलियान पे नहीं है, इन पे आरोप नहीं है, ये आरोप मुक्त है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पे कोई आरोप नहीं है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, जिन पे FIR दर्ज था, आते ही अपने FIR हटवा देते, उन पे कोई आरोप नहीं है। आपको जानकारी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में जो 325 माइंडेड है, 156 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, जो क्रिमिनल एक्ट के साथ में 300 आप बोल सकते हैं दीपक भाई, और वो भारतीय जनता पार्टी। देखिए गौरीशंकर जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगा रहे हैं, पहले खुद के चरित्र को देखना चाहिए। जिस प्रकार से स्वास्थ्य के अध्यक्ष राजभर जी अंसारी सर मिल जाते हैं, मुख्तार अंसारी से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि मुख्तार अंसारी एक महान इंसान है। ये राजनीति के अंदर अपराधीकरण का संरक्षण करने वाले लोग
अपने परिवार को देखने वाले लोग आज राजनीति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। शर्म आती है, लोग उनको वोट नहीं देते और केवल एक जाति और जमात की राजनीति करने का काम करने का किया है, तो वो इस गठबंधन में किया है। ये जात और जमात से बाहर नहीं निकल पाई, क्षेत्रवाद से बाहर नहीं निकल पाई, तो आज ये उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है। और वहीं पर इनका जो गुंडाराज दोबारा से जिस प्रकार से लोगों के अंदर ये भय व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सफल नहीं होने वाला है। ये गर्मी जल्दी ही शांत हो जाएगी। 10 मार्च तक लाने दीजिए। जिस प्रकार से आदिल चौधरी जैसे बयान निकल कर आ रहे हैं, जिस प्रकार से नाहिद हसन जैसे लोगों ने गर्मी, एक मिनट दीपक, एक मिनट गर्मी, एक मिनट दीपक, थोड़ा सा रुकिए। दयाराम भार्गव जी आप भी रुकेगा, दयाराम भार्गव जी आप भी रुकिएगा। देखिए आप दोनों का हो गया, दयाराम भार्गव जी रुकिए एक मिनट। अब मैं आ रहा हूँ योगेश के पास आ रहा हूँ। योगेश जी एक बात बताएं, गर्मी, अब दयाराम भार्गव आपने बोल दिया ना, देखिए काउंटर आपने किया, हो गया। योगेश जी की बात पर काउंटर कर सकते हैं तो कीजिएगा, नहीं तो फिर बघेल जी करेंगे, क्योंकि आप दोनों तो कीजिएगा नहीं, मुझे पता है ना, प्रदीप जी करेंगे, दयाराम भार्गव जी करेंगे। योगेश जी एक बात बताएं, गर्मी निकालने के बाद, मतलब जो गर्मी निकालने की बात बयान जो दिया गया था बीजेपी की तरफ से, बाकायदा सीएम योगी की तरफ से, आप लोगों ने खूब इस पर एक के बाद एक पलटवार कई बयान बोले। अब तो यहाँ तक कह दिए आप लोग की बस 7वें चरण तक आते आते कुछ नहीं बचेगा बीजेपी के लिए। इतना भरोसा, इतना अति उत्साह, इसको अति उत्साह मैं समझता हूँ, है ना। अभी नतीजा आया नहीं, पहले से जैसे उत्तराखंड में पता है क्या हो रहा है, हरीश रावत अभी से ही उन्होंने कह दिया कि या तो हरीश रावत मुख्यमंत्री बनेगा या घर बैठेगा। इतना बड़ा अति उत्साह, मतलब कांग्रेस की सरकार बन रही है। कहीं इसी अति उत्साह में तो आप लोग नहीं फंस गए हो? इतना आसान नहीं है कि नतीजे आने के पहले एकदम से शोर मचा कर कोई कह दे कि मेरी सरकार बन रही है, 100 सीट आ गया, 100-150 की और जरूरत है, दूसरे तीसरे चौथे चरण में आ जाएगा। बताइए, कुछ रीजन है, बताइए ना। गौरी शंकर जी, बस मुझे थोड़ा सा एक समय दीजिएगा इसके लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2012 और 2014 में जब आदरणीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी दिल्ली के प्रधानमंत्री बने थे और 2017 में मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी पे आसीन हुए थे, तो मुद्दा था कि गाय माता के एक मुद्दा लेके आए, गाय गंगा, और गंगा तो साफ हुई नहीं, और ये हुआ था कि गौ माता के कत्ल नहीं किए जाएंगे। लेकिन इन्हीं के डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। ये यहाँ उत्तर प्रदेश में तो मम्मी हो जाती है गाय, लेकिन गोवा में यम्मी हो जाती है। इन्हीं के केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हम गोवा में बीफ की कमी नहीं होने देंगे। जनता ने मुंह बनाया, जनता ने हर कसौटी पे इनको खरा तोलने की कोशिश की, लेकिन कहीं खरे नहीं उतरे। चाहे गर्मी शांत करने की बयान हो, मैं लगातार 10 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के उस मेरठ जिले के आसपास के क्षेत्रों में था। मैंने पूरी वाच की, जनता का सीधा मूड था कि हमको भैया बीजेपी से तौबा करनी है, हमारे लिए आरएलडी और सपा का जो गठबंधन है, हम इसको लेके आएंगे। इनका माफिया प्रेम ये है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी हैं, ये सरकार आते सबसे पहले ये अपने मुकदमे वापस करा दिए। इनके उप मुख्यमंत्री पे प्लाट अतिक्रमण करने का आरोप ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। अरे आपने तो उन लोगों को टिकट कर दे दिया जिन लोगों पर आरोप है, और वो जेल के अंदर है, बेल कर लेकर आए हैं, उन लोगों को लगातार टिकट दे रहे हैं। और अपराधी करने के बाद में आप के बारे में 150 से ज्यादा केस है, 150 से ज्यादा केस होने वाले आजम खान को आप टिकट दे रहे हैं। जो लोग सत्ता के नशे में इतना कूदते हैं, सब कुछ भूल गए थे, लोगों को दबाया जा रहा था। हाँ, मतलब देखिए योगेश जी आप ये कह रहे हैं कि अगर डबल स्टैंडर्ड के आरोप अगर समाजवादी पार्टी के ऊपर लग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के ऊपर लग रहे हैं, तो बीजेपी भी कोई दूध की धुली पार्टी नहीं है। इनके ऊपर भी डबल स्टैंडर्ड बहुत सारे ऐसे डिसीजन फैसले हैं जिसको लगाया जा सकता है। दयाराम भार्गव जी के पास एक मिनट दयाराम भार्गव जी के पास मैं आ रहा हूँ। योगेश जी अब हो गया सर, सबको वक्त मिलेगा। दयाराम भार्गव, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा बोलिएगा, ठीक है, चूंकि हर लोगों के पास जाना है, फिर मैं आऊंगा कांग्रेस के प्रवक्ता के पास। दयाराम भार्गव जी एक बात बताएं, सुनिए भाई साहब, सवाल पहले सुन लीजिए। इसके बावजूद, ठीक है, आप विपक्ष में हैं, पहले बीजेपी की सरकार में थे, 11 महीने तक रहे, बीजेपी के बारे में सब कुछ जानते हैं। क्या वाकई में बीजेपी सरकार में, योगी सरकार में, उनके कार्यकाल में कुछ भी काम नहीं हुआ और जो मांग आप लोगों की थी उसी आधार पर बीजेपी से अलग हो गए, या फिर आप लोगों की मांग ही ऐसी थी कि इतनी जल्दी उन मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता था? थोड़ा सा समय देते, पहले ही सोचे कि नहीं एकदम से झंडा बुलंद कर देना है, सरकार को दबाव में रखना है, जब कुछ नहीं काम बना तो निकल लिए फिर पतली गली से। देखिए, अब हमको कहने दीजिएगा। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे मुद्दाओं को हल करती
हाँ। तो जाहिर सी बात हम भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों छोड़ते। हाँ। बात मुद्दा शिक्षा, रोजगार, दवाई का था। गरीबों का थाने तहसीलों में जो है क्या नाम है उनके साथ भेदभाव किया जाने लगा। तो जब ओम प्रकाश राजभर 3 महीने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना शुरू किए कि मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के थाने, चौकी, ब्लॉकों, तहसीलों में गरीबों की, असहायों की, मजलूमों की आवाज जो है दबाई जा रही, सुनी नहीं जा रही है। पिछली सरकार में जहां गरीबों की जो है सुनवाई थाने चौकी में 500 रुपए में होती थी, इस सरकार में 25,000 रुपए हो गया है। 25,000 देने के बाद भी गरीब का सुनवाई नहीं हो रहा। तो मुख्यमंत्री जी बोले, राजभर जी बहुत बोलते हो, आप कैबिनेट मिनिस्टर हो, ये सब उठाने की जरूरत नहीं, आप चुपचाप रहिए। उसके बाद जब मुद्दाएं आ गई, आप लोकसभा का चुनाव आ गया, सामाजिक न्याय समिति का आप यूट्यूब खंगाल के देख लीजिए, देश के गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, उन्होंने आश्वासन दिया था राजभर जी 2019 का लोकसभा चुनाव से पहले सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू कर देंगे। अरे कम से कम एक तो लागू कर देते। अगर एक सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू कर देते तो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला में, तो क्या ये सब इन सब चीजों, अच्छा एक बात बताइए दयाराम भार्गव, क्या इन सब चीजों पर अखिलेश यादव के साथ बातचीत हुई है कि जब अखिलेश यादव की सरकार बन जाएगी तो सारी मांग उनकी तरफ से मांग ली जाएगी? बताइए पहले मुझे। सारी मैं वही बता, कितना वक्त उन्होंने बोला आपको? गौरी भाई कहने तो दीजिए। नहीं वक्त बताइए भाई साहब, ऐसे थोड़ी बोल के निकल लीजिएगा, वक्त बताइए। जातिवार जनगणना 6 महीने के अंदर में उत्तर में सरकार बनने के बाद, सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगी। सरकार ये आपका नहीं था, वो अखिलेश यादव का है। आप वाला जो था, आप जो अभी कह रहे थे ना, जिसके आधार पर बीजेपी से अलग हो गए, उत्तर प्रदेश में लागू होगा। नहीं, कितना वक्त दिया उन्होंने कि मेरी सरकार बनेगी तो ओम प्रकाश राजभर जिस मांग के आधार पर बीजेपी से अलग हुए थे उन सारी मांगों को फला टाइम के वक्त में पूरा कर दिया जाएगा। 3 महीने का वक्त, 4 महीने का वक्त, 5, 6, कितना है ये तय हुआ है? कितना महीना बताइए ना भाई साहब। आप 11 महीना भी नहीं टिके बीजेपी सरकार में, तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कितने महीने में पूरा करेंगे वो? ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी जो झूठ बोलती है। झूठों के महीना तो बताइए भाई साहब, महीना बता नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी महीना बता ही नहीं रहे। चलिए मैं आ रहा हूँ। प्रदीप सिंह, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को दयाराम भार्गव जी, है ना? नहीं गड़बड़ नहीं लग रहा, गड़बड़ भारतीय जनता पार्टी। योगेश जी संभाल के रहिएगा थोड़ा, दयाराम भार्गव जी पार्टी संभाल के रहिएगा, है ना? आप लोग वक्त बताया कि नहीं बताया? 4, 5 महीने, 6 महीने पूरा कर देंगे। बाद में इसी मैटर पे आप लोगों ना बार्गेनिंग करेंगे, ब्लैकमेलिंग करेंगे, फिर भाई साहब करो 6 महीने में। प्रदीप जी यही तो किया था भाई साहब ने, इसलिए तो कर रहा हूँ। प्रदीप जी के पास आ रहे हैं, यही तो किया था आप लोग ना बीजेपी के साथ, फिर बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा एक बात मैं अभी तक नहीं समझ पाया, मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि बीजेपी ने दयाराम भार्गव की पार्टी को बाहर निकाल दिया था या दयाराम भार्गव की पार्टी बीजेपी छोड़कर चली गई थी। ये कंफर्म कौन करेगा? राघवेंद्र जी करेंगे, मैं थोड़ी देर के बाद आ रहा हूं। लेकिन प्रदीप जी, अब शांत भाई साहब, शांत। प्रदीप जी के पास देखिए, जरूर एक सवाल मैं लेके जा। प्रदीप जी एक बात बताएं, चलिए डबल स्टैंडर्ड बात आप लोग अपने पास रखिए, मुझे क्या लेना देना है ना, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं एक जनता की तरह, मतलब पत्रकार कम जनता की तरह मैं बात करता हूँ। कहा ही जा रहा है कि आप लोग खूब एक्टिव हैं, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी एक्टिव है, पंजाब में भी एक्टिव है, उत्तर प्रदेश में भी एक्टिव है, पंजाब में कुछ और दिखती है, उत्तर प्रदेश में कुछ और चेहरा दिखाती है। अब एक बात बताइए मुझे, 7 सीटों का जो आंकड़ा है 2017 का, इतना ही है ना भाई साहब? सही बोल रहा हूँ ना आप लोग? आपको साथी है ना? हाँ, 7 के बाद का आंकड़ा कितना उम्मीद लगाए बैठे हैं संजय जी आप लोग? क्या होगा इस बार? निश्चित तौर पर इस 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस अहंकारी सरकार से जिसने आईना दिखाया। और हम जब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तमाम बातें कर रहे थे, पूछना चाहते हैं कि आप जब योगी जी जैसे कैसे ठोक दो तो इनके लोग निकल पड़ते हैं सुबोध सिंह को ठोकने के लिए, थाने फूंकने के लिए। ये बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, इनके कार्यकर्ता निकल पड़ते हैं थार लेके किसानों के सीने से गाड़ी चढ़ाने के लिए। अरे गलत लोगों पे बुलडोजर चल रहा है, क्या दिक्कत है प्रदीप जी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा तो है समाज के लुटेरे, बदमाश, क्रिमिनल, है ना, माफिया बुलडोजर ना चलाएंगे तो क्या चलाएंगे? हमें तो लग रहा है बुलडोजर कम है। ऐसे लोगों को तो हमेशा के लिए सलाखों में डालिए। क्यों इस पर राजनीति करते हो प्रदीप जी आप लोग? योगी जी
कि अच्छे लोगों पे नहीं चलना चाहिए, जो मेहनती लोग हैं क्यों चलेगा, उस पर चलना भी नहीं चाहिए। अब पूछना चाहते हैं कि आपने नौकरियां निकालने की बात की, 70 लाख नौकरियां निकालने की बात की, सिर्फ 4.5 लाख नौकरी सरकारी आंकड़ों, पहले आपने 6 लाख बताया, फिर 4.5 लाख बताया, उसमें भी आरटीआई डाली गई, आप 5 का बता पाए नौकरी। अच्छा एक बात सुनिए भाई साहब, सुनिए प्रदीप जी, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी क्या वाकई में इतनी मजबूत है, उस स्थिति में है? मैं एक बात मैं बार बार कहता हूं, ऐसा लगता है मुझे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मैट्रिक की परीक्षा दे रही हो, जो हर साल फेल कर जाती है और बार बार देती है पास होने के लिए। 33 साल हो गए परीक्षा दिए हुए, लेकिन आप लोग पास नहीं किए भाई साहब। कहाँ कमजोर हैं? मैथ्स में कमजोर हैं, इंग्लिश में कमजोर हैं, हिंदी में कमजोर है, कहाँ कमजोर हैं? साइंस में कमजोर है या फिर सामाजिक विज्ञान में कमजोर हैं? कौन सा सब्जेक्ट फंस जा रहा है आप लोगों का? 33 साल हो गए मैट्रिक का परीक्षा पास नहीं किए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप जी, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आप लोग, है ना? बड़ी बातें आपके मुंह से तभी अच्छा लगेगा ना कि 7 वाला आंकड़ा कम से कम 70 तक पहुंचाने का दम हो। सांसदों वाली पार्टी अगर देश में सरकार बना सकती है तो हम तुमसे कमजोर तो नहीं है। हमें पूछना तो आप भी ये बोल के चले जाओ, अभी ये नहीं तो प्रदीप जी, आप भी ये बोल करके चले जाओ मेरे सामने। आपके तमाम प्रवक्ता आते हैं, बोल के जाते हैं कि मेरी सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में, बोल के जाइए, आप बोल दीजिए मुझे, मैं नोट कर लेता हूं। प्रदीप जी ने भी कह के गया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बहुमत से सरकार बन रही है। बोलिए भाई साहब, है दम तो बोलिए इस चीज को, नहीं बोलिएगा ना? दम आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा करिए। प्रदीप सिंह है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। नहीं, दीपक बघेल तो कह रहे हैं मेरी सरकार बन रही है, दीपक बघेल कह रहे हैं मेरी सरकार बन रही है, योगेश जी भी कह रहे हैं मेरी सरकार बन रही है ना? दयाराम भार्गव उनके गठबंधन में वो कह रहे हैं सरकार। आप भी कहिए कि मेरी सरकार बन रही है कांग्रेस की, क्यों नहीं कहते हो आप लोग? क्यों नहीं कहते हो आप लोग? जैसे अपराधियों की बात रही हो, भाई साहब मैं तो ये कह रहा हूं, दीपक बघेल कह रहे हैं ना कि हमारी सरकार बनेगी, योगेश जी कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी, तो आप भी कहिए ना कि हमारी सरकार बने। दम ही नहीं है भाई साहब, बड़ा बड़ा बयान देते रहते हो, है ना? बड़ा बड़ा पंजाब में कुछ और बोलते हो, उत्तर प्रदेश में कुछ और बोलते हो, 7 सीट लाते हो और 70, मैं तो कह रहा हूं 70 का भी हमको, मेरे पास 70 का भी दावा करके तो कम से कम जाइए। मैं 10 तारीख को प्रदीप जी को बुलाऊंगा, लेकिन 70 वाला आंकड़ा भी बता के जाइए। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई साहब, ऐसे नहीं। कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो रही है, कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो रही है, आप मानिए इस बात को, एक्सपोज हो चुकी है। अब ये मत कह देना मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, मैं सबका पक्ष रख रहा हूं। मैं योगेश जी को भी कह रहा हूं ना कि वो भी तो कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी और मेहनत कर रहे हैं वो लोग, गलत है ना? उनका दावा गलत नहीं है, दयाराम भार्गव जी का भी दावा गलत नहीं है, दीपक बघेल की पार्टी का भी दावा गलत नहीं है, लेकिन आपके तो दावे ही गलत हो रहे हैं ना भाई साहब। सब कुछ सही है प्रदीप जी, सब कुछ सही है, बस मुझे बोल करके जाओ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ बन रही है। प्रियंका गांधी आपकी प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बनेंगी उत्तर प्रदेश की। राघवेंद्र जी के पास नहीं बोलिएगा सर, आपने कुछ पढ़ाई करके आई है, उतना ही बोलना है बस आपको। राघवेंद्र जी एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, ये जो अलग अलग दावे हो रहे हैं ना, सरकार मेरी बनेगी, मेरी सरकार बनेगी, इसकी उस पर तो बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग के पास तो दिव्य ज्ञान है नहीं भाई साहब, है ना? ना दिव्य ज्ञान है ना ब्रह्म ज्ञान है कि योगेश जी की बात को मैं सच मान लूं, दयाराम भार्गव की बात को सच मान लूं, दीपक बघेल की बात को सच मान लूं, या फिर प्रदीप जी कह दें कि बहुमत से मेरी सरकार बन जाएगी, मैं उस बात को सच मान लूं। लेकिन उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है राघवेंद्र, ये जरूरी है इस बात को जानना। जनता को अलग अलग तरीके से जो बांटने की कोशिश हो रही है ध्रुवीकरण करके, और हर पार्टियों को लग रहा है कि ये जाति वाला मुझे वोट करेगा, ये धर्म वाला मुझे वोट करेगा, मुस्लिम महिला मुझे वोट करेगी तो हिंदू महिला उसको वोट करेगी, हिंदू को बटाने की कोशिश, मुस्लिम को मुस्लिम से बटाने की कोशिश। क्या ये सब चलेगा, ये सब कारगर होगा, या कुछ अलग ही मापदंड पर जनता निकलेगी इस बार? देखिए गौरीशंकर जी, उत्तर प्रदेश पिछले 5 सालों में 2 गठबंधन देखा है। एक यूपी को ये 7 पसंद था। प्रदीप सिंह जी जो नहीं बोल पा रहे थे, आपके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे, उसका मुख्य रीजन यही था कि वो गठबंधन के बाद भी एक हार देखे हैं प्रदेश में। दूसरा गठबंधन उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा और बसपा का देखा था,
उसमें भी इन दोनों गठबंधनों में जातियों का बंधन टूटा है, क्योंकि गठबंधन सफल नहीं हुआ था। बहुत सही बात। तो हमें लगता है कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो गरीबों तक पहुंच रही हैं, सीधे उनके अकाउंट में पहुंच रही हैं, राशन उनको मिल रहा है, तो जातियों से हटकर कहीं ना कहीं मोदी के प्रभाव में आकर और वोट अपने जाति और पार्टी से हटकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकती हुई दिखाई देती है। और जहां तक नारों की बात है, देखिए नारों से कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता है। और जात के आधार पर, क्षेत्रीय दल के आधार पर जितने भी अब तक गठबंधन हुए हैं, प्रदेश की जनता ने उसे नकारा है, जो हम लोगों ने देखा है। हाँ। बोलिए दयाराम भार्गव जी, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारे राघवेंद्र भाई बड़ी अच्छी बात कर, समय कम है तो 20-25-30 सेकंड में पूरा कीजिए बात। आज उस देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, उत्तर प्रदेश में है, इस पे चर्चा कोई नहीं करता। और उस देश की क्यों नहीं करते सर? इंडिया वॉइस पे हमारा कितना प्रोग्राम गया, कितना डिबेट किया है बेरोजगारी पे, महंगाई पे, सब पे हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। आप कहने तो दो, मुझे समय दो, 1 मिनट में मैं सारी बात रखता हूँ। आज देश के हालात इतने बुरे हैं, हम उसमें चर्चा क्यों नहीं करते हैं? अभी पेट्रोल डीजल स्थिर है, 10 मार्च के बाद एकदम से बढ़ेगा, उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? महंगाई चरम सीमा पे जाएगी, कौन इसकी जिम्मेवार होगा? पक्का जड़ी बूटी खाते हैं दयाराम भार्गव जी। अधिकार की बात कर रहे हैं, विज्ञान आपको बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, इसका मतलब हमारे देश में गरीबी 80 करोड़ लोग हैं, इसका 80 करोड़ है। और दूसरी बात, ये सरकार जब नौकरी नहीं देगी तो बेरोजगार कॉलोनी बनाना चाहती है देश की तरह प्रदेश की सरकार। अरे युवाओं को आप 5 किलो अनाज देने के बजाय उन्हें नौकरी दीजिए, शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, तो कम से कम ये बेरोजगारी खत्म हो। बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ती जा रही है। अभी जो मैंने बताया आपको, ये क्या नाम है, 2 साल पहले के जो 1 साल पहले जो है, पिछले साल का आंकड़ा है, 6 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे लोग चले गए थे, लेकिन 2 साल के जो आंकड़ा आया, इस समय जो है 23 करोड़ लोग गरीबी के नीचे चले गए, गरीबी रेखा के नीचे चले गए। ये क्यों जा रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में, प्रदेश में अच्छे काम कर रही है, तो लोग गरीब क्यों होते जा रहे हैं? हमारे देश में अमीरों की संख्या बढ़ती जा रही है, गरीबों की संख्या गरीब होता जा रहा है। ये कैसे फर्क आ रहा है? इस फर्क को हमें समझाओगे नहीं क्या? देश जो है किस गर्त में जा रहा है, इसके ऊपर भी चर्चा करना पड़ेगा गौरीशंकर भाई, कि हम केवल मोदी योगी की बात करते तो आपको पता है दयाराम भार्गव जी, सुनिए, अगर इतनी चिंता थी आपको अपनी पार्टी की इतनी चिंता थी, तो आप जिस पार्टी से आपका गठबंधन हुआ है, आपने कभी रिसर्च किया कि कितने करोड़पति उनके उम्मीदवार हैं, और उस पार्टी को गरीब पार्टी कहते हो आप? पता है मुझे। इसी देश में भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले इनके कार्यालय किराए। अच्छा बघेल साहब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक सवाल में समान पूछ तो कहने नहीं दे, तो कह तो लेने दो भाई साहब। समय खत्म हो रहा है, समय खत्म। दयाराम भार्गव जी, समय खत्म हो रहा है, समय खत्म। आपको मैंने 25 सेकंड वक्त दिया था, आपने सवा मिनट ले लिया, मेरी गलती नहीं है ना। प्रवक्ता बीजेपी बघेल साहब, 25 सेकंड में भी आप भी पूरा कीजिएगा। बीजेपी, क्या अखिलेश यादव, क्या दयाराम भार्गव की पार्टी, या फिर कांग्रेस, या फिर मायावती की पार्टी के अलग अलग बयानों के आधार पर फंसती दिख रही है? क्या हर बड़े नेताओं के बयानों पर फिर से बयान देना जरूरी समझती है बीजेपी? या बीजेपी अगर काम की है, जनता के बीच में ठीक से पैठ बना रखी है, तो फिर ये सब बोलने की क्या जरूरत है? आप अपना काम करते रहिए। ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए? देखिए गौरीशंकर जी, भारतीय जनता पार्टी आज 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है समाज के बीच। 25 सेकंड सर, 25 सेकंड। चाहे वो राष्ट्रवाद की बात हो, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्यमंत्री चटनी अपमान कर रहे थे और प्रयास उड़ा रही थी प्रियंका गांधी, तो वो समझती है कि इस राष्ट्र को छोड़ देगी और ये चीन का समर्थन कर लेंगे या धारा 370 न हटने का समर्थन कर लेंगे, पर इन लोगों के मंसूबे कभी भी यहाँ पर पूरे नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासन की बात आई, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी अपराधियों का संरक्षण कर रही है, हत्यारों को, बलवाइयों को, गुंडों को जिस प्रकार से आश्रय दे रही है, और आज उनकी गुंडई जिस प्रकार से तो चुनाव के अंदर दिखाई दे रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई दे रही है, उन मंसूबों भी उत्तर प्रदेश की जनता पूरे नहीं होने देगी। चलिए ठीक है सर, आप सभी यहाँ पर आए। चलिए ठीक है सर, समय खत्म हो गया। आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।